हाँ चंदू। रोहित सर आप ऑफिस में है क्या? चंदू सुबह के 7 बजे घर पर ही हूँ। रोहित सर आप घर पर हैं तो फिर ऑफिस में कौन है? वैभव बाबू होंगे, और कौन होगा? सर बाहर का मेन गेट खुला हुआ है, ऑफिस का ग्रिल वाला दरवाजा भी खुला हुआ है। रात को कोई आया था क्या? जब से मैं ड्यूटी पे हूँ तब से लेकर अब तक कोई नहीं आया। और सर रात को खुद वैभव बाबू से मैंने चाबियाँ ली थी और बाहर के सारे दरवाजे मैंने खुद लॉक किए थे। सर दरवाजों के ताले कुंडियों पर लटके हुए हैं। जा तू अंदर जाके देख तो, सब कुछ ठीक तो है? सर मैं अंदर जा ही नहीं सकता, वो ऑफिस के ग्रिल वाले दरवाजे के बाद वाला दरवाजा बंद है। तूने खोल के देखा? नहीं सर, मुझे डर लग रहा है। वैभव बाबू रोज इस वक्त वो उठकर आ जाते हैं वो खिड़की पर। वैभव बाबू, वैभव बाबू, मैंने मिलाया था नंबर, बेल जा रही है। चलो ठीक से याद कर, रात को कोई आया था? 12 बजे तक तो मैं जाग रहा था, उसके बाद गया था सोने। यस सर, मैं राहुल पुरोहित, मैनेजर जेडी डिस्ट्रीब्यूटर्स। मैंने ही फ़ोन किया था सर। वो हमारे अकाउंटेंट वैभव पवार जॉब ही नहीं दे रहे, फ़ोन भी नहीं उठा रहे सर। आपने अंदर जाकर देखा? नहीं सर, अंदर से दरवाज़ा लॉक है और बाहर के दरवाजे के लॉक खुले हुए हैं। ऑफिस में किसी और के पास कोई दूसरी चाबी? 2 सेट है, लेकिन दोनों वैभव बाबू अपने पास ही रखते हैं। गावड़े, किसी चाबी बनाने वाले को लेके आ। सर वैभव बाबू का कमरा ऊपर है, फर्स्ट फ्लोर पर। तुम्हारे अकाउंटेंट वैभव पवार यहीं रहते हैं? जी मैडम, हमारे सेट ने ऊपर ही एक कमरा बनवा कर दिया है, उस तरफ। देवारे ये कबर्ड में जो लॉकर है, कैश होता है इसमें? जी। मुझे सिर्फ 3 महीने हुए इधर, मैंने ऑफिस ठीक से देखा तक नहीं है। शाम को 7 बजे आता हूँ, सुबह 9 बजे चला जाता हूँ, पूरा 14 घंटे ड्यूटी करता हूँ मैं। कातिल के पास पहले से चाबी थी, उसने पहले ग्रिल वाला दरवाज़ा खोला, फिर अंदर वाला दरवाज़ा खोला, अंदर गया, काम किया और बाहर निकलते वक्त कंपाउंड का मेन गेट भी खोला। यानी कातिल के पास तीनों दरवाजों की चाबियां थी। तो वो ऑफिस में से किसी ने दी होगी, मेरे पास तो कोई चाबी नहीं होती है। अबे लेकिन अंदर आने के लिए तो कंपाउंड की दीवार फांदनी पड़ी होगी ना, या फिर तूने पहले से ही उसे कंपाउंड के अंदर छुपा कर रखा था? नहीं मैडम, इधर कोई भी नहीं था। ये लॉकिंग सिस्टम, उनका ऊपर से रस्सी फेंकना, ये हमेशा से होता है? नहीं, ये तो अभी 1.5 महीने पहले ही शुरू हुआ था। वैभव बाबू का एक्सीडेंट हो गया था तो उनको चलने में दिक्कत हो रही थी, तब से वो ऊपर ही रहते थे। यहाँ का सेठ कौन है और कहाँ है वो? जसवंत दिघे, मुंबई में रहते हैं। कितने लोग काम करते हैं यहाँ? वैभव बाबू के अलावा हम लोग 7 लोग और काम करते हैं। वैभव की फैमिली में कोई रहता है यहाँ पे? नहीं सर, वो अकेले ही रहते थे यहाँ पर। उनकी फैमिली तो कोथरूड में रहती है। दरअसल हमारी काफ़ी सारी डीलिंग कैश में होती है, बहुत सारा कैश होता है, इसीलिए वो यहीं पे रहते थे। जसवंत सेठ को काफ़ी भरोसा था उन पर। कुछ लॉजिक बन नहीं रहा है। चंद्रकांत बाहर बैठता है, चाबियों के 2 सेट हैं जो अंदर वैभव पवार के पास थे। कौन अंदर आया और कैसे, और कांड करके बाहर भी निकल गया? समझ में नहीं आ रहा सर, चाबी किसी और के पास कैसे आ सकती है? तेरा ही नाम लिख कर गया है वो दीवार पे, राहुल। क्यों, कैसे, मेरी समझ में नहीं आ रहा सर। लॉकर में कितना कैश था? कैश थे, लेकिन कितने थे मुझे नहीं पता। वो वैभव बाबू के असिस्टेंट मोहिनी को पता होगा।
कुल मिलाकर 9 बार हुए चाकू से। लड़ने की कोई गुंजाइश नहीं थी। एक हाथ और एक पैर में फ्रैक्चर थे। अचानक हमला हुआ होगा। भयंकर वार 9 बार। कातिल को विक्टिम पे काफी गुस्सा रहा होगा। बिल्कुल। इतने घातक हमले के बाद भी इस वैभव पवार में कुछ जान बाकी रही होगी, जो खुद को घसीटकर दीवार पर नाम लिखा। फॉरेंसिक ने दीवार पर लिखी लेटरिंग वाले ब्लड का सैंपल टेस्ट किया। वैभव पवार का ही ब्लड है। खुद को घसीट कर लिखा, जाहिर है कातिल के जाने के बाद ही हुआ होगा, हमले और लूट के बाद। मैडम, चाबियों का दूसरा सेट तो यही इसी ड्रॉवर में रखा है जहाँ वैभव सर हमेशा रखा करते थे। कितना कैश मिसिंग है मोहिनी? 13,75,000 एग्जैक्ट। मैंने कल शाम को 35,000 रुपये ऐड किए थे। अब वैभव सर, ये शंभू स्टोर का अक्टूबर का हिसाब है, 35,000। हाँ, ये लो, ये लॉकर में रख दो। मैडम, ये सारा कैश आज ही बैंक में डिपॉजिट होने वाला था। और ये बात इस ऑफिस में कौन कौन जानता था कि ये कैश आज डिपॉजिट होगा? सिर्फ वैभव सर, मुझे और पुरोहित सर को पता था कि इतना कैश आया। लेकिन मैडम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पुरोहित सर वैभव सर के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हो कि ये सब तुम्हारे मैनेजर राहुल पुरोहित ने किया है? मैडम, और कौन कर सकता है? मेरे बाबा से राहुल पुरोहित को क्या दुश्मनी थी? ये जसवंत बाबू के सबसे वफादार और ईमानदार कर्मचारी थे। राहुल पुरोहित ने ऐसा क्यों किया? इस वक्त हम सिर्फ इतना जानते हैं कि मरने से पहले वैभव जी ने दीवार पर राहुल, बस इतना लिखा था। राहुल पुरोहित से हम पूछताछ कर रहे हैं। राहुल पुरोहित? राहुल ऐसा नहीं कर सकता ताई। योगेश रामटेके, राहुल पुरोहित के पास तुम्हारा नंबर था, पंकज या पूर्णिमा जी का नहीं। ऐसा कैसे? हमारी पुरानी दोस्ती है। मैं अभी भी कहता हूँ राहुल किसी का खून वून नहीं कर सकता। वैभव जीजा जी का तो कतई नहीं। हाँ, धक्का तो बैठा है। वैभव पवार मेरा सबसे पुराना कर्मचारी है, अच्छा काम करता था। खैर, चुराए गए पैसे रिकवर तो हो जाएंगे, नया अकाउंटेंट भी मिल जाएगा। कुछ दिनों के लिए काम गड़बड़ाएगा, लेकिन बाद में सब समझ जाएगा। आपके ऑफिस में आपके इतने पुराने अकाउंटेंट का कत्ल हुआ और आपको बिजनेस की पड़ी है। इंस्पेक्टर, ये मेरा इकलौता डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस तो है नहीं, और मेरे छाती पिटने से जो कुछ भी हुआ है उसे बदला तो नहीं जा सकता ना। बुरा तो लगता है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। वैसे भी वो ऑफिस राहुल पुरोहित और वैभव पवार ही संभालते थे। आपके जनरल मैनेजर राहुल पुरोहित और वैभव पवार के बीच में क्या प्रॉब्लम थी? हाँ, काम को लेकर के दोनों में अनबन हुआ करती थी। राहुल पुरोहित का कई बार मुझे फोन आता था कि वैभव उसके काम में दखल अंदाजी करता है, लेकिन कत्ल करने लायक कोई अनबन होगी ऐसा नहीं लगता मुझे। कत्ल करने लायक? हाँ, मतलब उतना सीरियस। लेकिन अगर वैभव ने मरने से पहले राहुल का नाम दीवार पे लिखा है तो उसका जरूर कोई इरादा या कोई मतलब रहा होगा, पर ना ऐसे ही तो कोई नहीं लिखता ना दीवार पे नाम। अनबन थी मेरी वैभव बाबू के साथ, लेकिन सर ये मर्डर करके मैं अपनी लाइफ बर्बाद क्यों करूंगा? मर्डर करने के बाद भी लाइफ बर्बाद नहीं होती राहुल पुरोहित। देखो तुम्हारा बैठला, मरने से पहले वैभव पवार ने दीवार पर कातिल का नाम लिख दिया, राहुल। करता कैसे मैं सर? मैं अंदर जाता कैसे? चाबियों के 2 सेट हैं और दोनों सेट आपको वैभव के पास से मिले। डुप्लीकेट चाबी? जनरल मैनेजर होना तो, और ये सिक्योरिटी गार्ड चंदू, इस मर्डर और लूट में तुम्हारा पार्टनर है ना? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। मैं घर पर था जब मुझे चंदू का फोन आया। सब बकवास। ये चंदू तुम्हारा पार्टनर है और ये फोन वोन ना सब नाटक है। कोई नाटक नहीं है सर, मैं सच बोल रहा हूँ। चंदू की धुलाई शुरू होने वाली है, सब बक देगा वो। तुम सोच लो क्या करना है। अरे सर, जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो क्या बकेगा वो? मैं तो एक मामूली आदमी है साहब, सिक्योरिटी का नौकरी मिला तो कर रहा था साहब। मैंने कुछ नहीं देखा सर। 4 डंडे पड़ेंगे ना तो जो नहीं देखा वो दिखेगा और जो दिखा था वो बकेगा। सिक्योरिटी का नौकरी तूने यही कांड करने के लिए लिया था? कल रात सोने का ढोंग किया। अब जल्दी से बता दे क्या हुआ था, वरना स्पेशल डंडा आएगा तेरे लिए और दांत पेट में होगा और पेट कहीं और। सर, वैभव सर के अलावा किसी के पास भी चाबियों तक की पहुंच थी तो वो पुरोहित सर हैं। बड़ी अजीब बात है सर, सभी ताले खोले गए हैं।
तोड़े नहीं गए। आप लोगों को भी लगता है ये सब राहुल पुरोहित ने किया? सर पूरा ऑफिस जानता है वैभव सर और पुरोहित सर के बीच में बहुत टेंशन थी। दरअसल दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा था सर। लेकिन कैलाश, पुरोहित सर क्या खुद आकर ऐसा करेंगे? अरे खुद नहीं किया होगा तो किसी और से करवा दिया होगा। और वैभव सर ने मरते मरते पूरी दुनिया को उसका नाम बता दिया। ये वैभव पवार का एक्सीडेंट कैसे हुआ था? रास्ता क्रॉस कर रहे थे, गाड़ी ने उड़ा दिया। यही वो लॉ कॉलेज रोड पे। सर एक और झोल है। क्या? यहाँ सीसीटीवी कैमरा है पर फुटेज रिकॉर्डर गायब है। कहाँ है सीसीटीवी? सर वो मैं बताता हूँ। वो देखो वो सर ग्रिल के नीचे वायर के बीच में छुपा हुआ है ताकि किसी को पता ना चले कि सीसीटीवी कैमरा है। मैं मैडम से अभी यही कह रही थी कि अजीब बात है कि पुरोहित सर ने आपको सीसीटीवी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। और रिकॉर्डर गायब है? हाँ सर, और रिकॉर्डर राहुल पुरोहित के कैबिन में ही रखा होता है। आइए सर मैं आपको भी दिखा देती हूँ। अमर, इतने पैसे थे, ये मोहिनी को 100% पता होगा। तो पैसे की बात छोड़ो अनीता, लेकिन ये पुरोहित सर ने सीसीटीवी कैमरा के बारे में बताया कैसे नहीं? कैलाश सर एक बात करनी थी। हाँ बोल। वो कुलकर्णी भाव का फोन आया था। कुलकर्णी है कहाँ हो? अभी तक आए नहीं है। सर सीसीटीवी रिकॉर्डर हमेशा यही होता है, लेकिन अब नहीं है। पूरी प्लानिंग के साथ मर्डर किया गया आप लोगों के ऑफिस में। और ये सीसीटीवी वाली बात राहुल पुरोहित ने बताई नहीं हमें। ऑफिस में सबको पता है कि पुरोहित सर के रूम में सीसीटीवी रिकॉर्डर है, ठीक जैसे सबको पता है कि पुरोहित सर वैभव सर से नफरत करते थे। अच्छा ओके। मुझे फंसाया जा रहा है सर। मुझे नहीं मालूम वैभव भाव ने मेरा नाम क्यों लिखा। और ये जो भी तुम्हें फंसा रहा है वो ऑफिस के सीसीटीवी में दिख जाता। यस सीसीटीवी सर, आप चेक करिए ना सीसीटीवी, आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि कौन आया था और किसने किया खून वैभव भाव का। एक्टिंग अच्छी कर लेते पर थोड़ी ओवर एक्टिंग हो रही। तुम्हारे ऑफिस का सीसीटीवी रिकॉर्डर तुमने कहाँ गायब किया? गायब मतलब? गायब नहीं है तुम्हारे कैबिन में। ये नामुमकिन है। नामुमकिन तो तुम्हें लगा था, तुम्हारा पकड़े जाना, तुम्हारी असलियत का हमारे सामने आना, लेकिन वैभव पवार ने अपने खून से खूनी का नाम हमें बता दिया। सर ये जो भी है वो जानता है कि मेरी और वैभव भाव की नहीं बनती थी। अगर वो तुम्हें जानता है तो तुम भी उसे जानते होगे। अब जरा हम भी उसे जान लें। अब जरा साफ साफ बताओ कि वो कौन है। हेलो शांता, सुन ध्यान से मेरी बात। मैं अभी थोड़ी देर में अपना फ़ोन ऑफ करने वाला हूँ, उसके बाद तू मुझे कांटेक्ट नहीं कर सकी। हाँ, मैं सामने से करूँगा। मैं कहीं जा रहा हूँ। कहाँ? और आपकी आवाज़ इतनी परेशान से क्यों लग रही है? अरे क्योंकि मैं परेशान हूँ। अब कुछ मत पूछ। मैं सामने से फ़ोन करूँगा तुझे, ठीक है? तू ख्याल रख अपना। हेलो मुझे नहीं पता वैभव भाव ने मेरा नाम क्यों लिखा जबकि मैं वहां था ही नहीं। तो वैभव पवार ने तुम्हें जानबूझकर फंसा दिया। एक मरते हुए आदमी ने सोचा कि मैं तो मर ही रहा हूँ, जाते जाते राहुल पुरोहित को ही फंसा जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी और उसकी बनती नहीं। हम दोनों की बनती नहीं थी, वो सिर्फ काम करने के तरीकों को लेकर। मारने या मरवाने वाली बात थी नहीं। मैं जनरल मैनेजर और वो अकाउंटेंट, उन्हें मुझे रिपोर्ट करना पड़ता था, जो बात उनको पसंद नहीं थी। भाऊ ऐसा नहीं होता है। यहां पर बिजनेस संभालने का काम मेरा है तो मुझे करने दीजिए प्लीज। आपको पता भी है मैंने कितनी मेहनत की है ये शिरके स्टोर के साथ डील करने के लिए। शिरके स्टोर्स जो है, इनसे 10 लाख काउचने निकलवाने में मैंने कई पापड़ बेले थे। ये हमारे ब्लैकलिस्ट में है सर, आप रहने दीजिए। आपको क्या लगता है मुझे नहीं पता ब्लैकलिस्ट के बारे में? ये आउटस्टैंडिंग उसके पिता रामनाथ शिर्के की थी। संजय उनका बेटा है। पुरोहित सर, वैभव सर ठीक कह रहे। शिरके स्टोर्स वाले 1 नंबर के डिफॉल्टर्स हैं सर। मोहिनी जी, मैंने सलाह मांगी आपसे? यहाँ का जनरल मैनेजर मैं हूं। मैं सर, जसवंत जी के प्रति मेरी कुछ जिम्मेदारी है। उनको नुकसान हो रहा हो और मैं उन्हें आगाह भी न करूं, ये मैं नहीं कर सकता। मैं कल का पैदा हुआ दूध पिता बच्चा नहीं हूं। मैं जो कर रहा हूं मेरी समझ में आ रहा है। देखो बाबू, मैं आपका मान करता हूं, लेकिन ये मत भूलना कि इस एजेंसी का बॉस मैं हूं। आप मुझे रिपोर्ट करते हैं।
आपको जो ठीक लगता है आप कीजिए, और मैं अपनी ड्यूटी करूंगा, जो आपकी कुर्सी के प्रति नहीं, इस एजेंसी के प्रति है। ये कोई एक आध किस्सा नहीं था मैडम। पहले तो हर दूसरे दिन होता था, लेकिन बाद में रोज की चिक चिक शुरू हो गई। पुरोहित सर का ईगो बहुत बड़ा है। और वैभव पवार? वैभव सर तो बहुत सीधे इंसान थे मैडम। वो हमेशा मुंह पर सच बोलते थे और कोई भी सिचुएशन हो उसे अच्छे से संभालते थे। वो संभालना तो वो पूरा ऑफिस चाह रहे होंगे, लेकिन जसवंत डिगे ने जनरल मैनेजर बनाया राहुल पुरोहित को। वैभव को थोड़ी बहुत जलन तो हुई होगी राहुल से। वैभव सर जलने वालों में से नहीं थे। वो तो हमेशा अपने काम में बिजी रहते थे। मैं तो कहूंगी कि वो एक संत स्वभाव के इंसान थे। ये मोहिनी है ना, ये डेढ़ शाणी है। कैसे? उसने ना वैभव भाव पर जादू कर रखा था। जादू मतलब, अमर तू बोलना। सर सब लोग बात किया करते थे कि मोहिनी ने वैभव भाव को फंसाया हुआ है, उन्हें अपने वश में किया हुआ है। अफेयर था? हाँ, ऐसा ही कुछ। तो फिर मर्डर क्यों हुआ होगा? पैसों के लिए, या फिर इस मोहिनी का कोई दूसरा प्रेमी बन गया था? शादी हो गई थी? मोहिनी डिवोर्सी है सर। लगभग 4 साल पहले उसने ऑफिस ज्वाइन किया था, और सर जब से उसने ऑफिस ज्वाइन किया था ना, तब से वैभव भाव उसका कुछ ज्यादा ही ध्यान रखते थे। कैश की डिटेल्स भी पुरोहित सर से ज्यादा पता होती है इस मोहिनी को। और सर मोहिनी सबसे लास्ट में घर जाती थी ऑफिस से। सर देर देर तक वैभव भाव के साथ रहती, अक्सर दरवाजा अंदर से बंद रहता। बंद कमरे में क्या अकाउंट्स होता था किसी को पता नहीं चलता। घंटों तक दरवाजा खुलता ही नहीं। ऑफिस से घर जाने का सबका एक फिक्स टाइम होता था, पर मोहिनी के लिए नहीं। वो बैठी रहती, पता नहीं ऐसा भी क्या काम होता था। और वैभव भाव के एक्सीडेंट के बाद तो मतलब पूरा प्यार उमड़ रहा था, बड़ा ख्याल रखा जाने लगा। लेकिन विदाउट फेल 8 बजे से पहले निकल जाती। क्यों? 8 बजे ऐसा क्या होता? अनीता, अमर, क्या होता था 8 बजे? 8 साढ़े 8 बजे वैभव भाव के घर से खाना आया करता था। वैभव भाव की यही बात हमें बहुत खटकती थी कि आदमी की बीवी है, बेटा है, शहर में घर है, फिर भी ऑफिस में रहता है। घर से खाना कैसे आता था? वैभव भाव को बेटा पंकज लाता था सर। ताई, बॉडी कल सुबह तक मिलेगी ऐसा करके बोला। योगेश, तू ऐसा कैसे बोला रे कि राहुल पुरोहित कुछ कर नहीं सकता? क्योंकि ताई, राहुल को मैं आज से नहीं जानता, सालों से जानता हूँ। जीजाजी की जेडी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी ज्वाइन करने के पहले से। लेकिन बाबा ने खुद उसका नाम लिखा दीवार पे, अपने खून से। योगेश मामा जी, अपने खून से। किसने कहा कि वो लिखावट जीजाजी की है? बता पंकज, कोई जबरदस्ती भी तो लिखवा सकता है पुलिस को गुमराह करने के लिए, शायद राहुल को फंसाने के लिए। सर 12 साल लग गए मुझे इस जनरल मैनेजर की पोजीशन में पहुंचने में। बहुत जूते घिसे सर। हर जॉब पर कहीं ना कहीं किसी के साथ ईगो इश्यूज रहते हैं प्रोफेशनल लाइफ में। लेकिन आप जाके पूछिए सबसे, मरवाया मैंने किसी को लाफा तक नहीं मारा। वैभव पवार ने मरने से पहले तुम्हारा नाम लिखा है, राहुल। सीसीटीवी रिकॉर्डर भी तुम्हारी कैबिन से गायब हुआ। सर मुझे पक्का यकीन है कोई और है जो ये खेल खेल रहा है और मेरे कंधे से गोली चला रहा है। सर ये भी तो हो सकता है कि किसी ने लाश की उंगली पकड़कर लिखवाया हो मेरा नाम। और सर इस दुनिया में राहुल मैं अकेला थोड़ी ना हूं। पर ऑफिस में तो तुम ही एक राहुल हो ना। एक सेकंड सर, हमारी ऑफिस में एक और राहुल है। क्या? लेकिन अजीब बात है, किसी ने ऑफिस में आप लोगों को बताया नहीं। हो सकता है ना सर, जैसे मैं आपको सीसीटीवी के बारे में बताना भूल गया, वैसे ही ऑफिस में सब लोग आपको राहुल कुलकर्णी के बारे में बताना भूल गए। कौन है ये राहुल कुलकर्णी? हमारा ट्रांसपोर्ट इंचार्ज राहुल कुलकर्णी। ये तुम अब बता रहे हो दीपक? इतनी बड़ी बात? मैडम, मैंने कैलाश सर को बताया था कि कुलकर्णी भाऊ ऑफिस नहीं आए हैं, और ऑफिस में सब उनको कुलकर्णी भाऊ बुलाते हैं, कोई उनको राहुल नहीं बुलाता। लेकिन उनका भी नाम राहुल है। तो इस राहुल कुलकर्णी ने सिर्फ फोन किया, वो ऑफिस आया ही नहीं? नहीं आए मैडम, शायद आप लोगों को बाहर देखकर उन्होंने मुझे कॉल किया होगा। हाँ कुलकर्णी भाऊ, आप कहाँ हो? दीपक, ये पुलिस का माजरा क्या है? क्या हुआ ऑफिस में? वो वैभव भाव का मर्डर हो गया कुलकर्णी भाऊ। मर्डर? और मैनेजर साहब को अंदर कर दिया है। मैनेजर साहब?
क्यों मतलब? अरे एक तो उनका आपसी खुन्नस तो था ही, और ऊपर से वैभव भाऊ ने मरने से पहले अपने खून से दीवार पर राहुल लिख दिया। तभी मुझे खनका ही नहीं कि कुलकर्णी भाऊ का भी नाम राहुल है। और मैडम वैसे इस राहुल कुलकर्णी के भी कुछ कम पंगे नहीं थे वैभव भाऊ के साथ? किस बात को लेकर? पैसे को लेकर। और इतनी लेट ये बात बताई जा रही है? मैडम मुझे मेरे पति ने ऑफिस के मर्डर के बारे में कुछ नहीं बताया। ये बताया कि गायब हो रहा हूँ, फोन बंद कर रहा हूँ वगैरह वगैरह, लेकिन क्यों ये नहीं बताया? नहीं मैडम, नहीं बताया। मैंने उनसे पूछा भी, लेकिन वो बहुत परेशान लग रहे थे। ओ शांताबाई राहुल कुलकर्णी, जुर्म में मुजरिम का साथ देना या फिर उसे पुलिस से बचाना भी एक जुर्म ही है। कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है। नहीं मैडम, आप ऐसा मत कहिए। मेरे पति मुजरिम नहीं है, वो किसी का मर्डर नहीं कर सकते। राहुल कुलकर्णी पे रेड अलर्ट इशू कर दिया है। मैनेजर राहुल पुरोहित पे नजर रखो, क्लीन चिट नहीं दे सकते उसे। हो सर एक और एंगल सामने आया। मोहिनी काले और वैभव पवार का अफेयर ऑफिस वालों से पता चला। कुछ है उस एंगल में? मर्डर की वजह? सर मोहिनी की तरफ से तो नहीं, लेकिन वैभव पवार की फैमिली की तरफ से हो सकता है। कौन? वैभव पवार का बेटा पंकज या उसका साला योगेश? सर ऑफिस के बाकी लोगों का कहना है कि पंकज रोज तकरीबन 8 साढ़े 8 के बीच में अपने फादर को खाना देने के लिए आया करता था, और वॉचमैन चंद्रकांत ने अब जाके बताया कि उस रात ऑफिस में आने वाला आखिरी आदमी पंकज था। जी साहब, पंकज सबसे आखिर में आया था। मैं डर गया था इसलिए आपको बताना भूल गया। आगे बोल। पंकज ऊपर गया, खाना देकर नीचे लौटा, तब वैभव बाबू ने मुझे चाबियां दी थी और मैंने दोनों गेट बंद कर दिए थे। ये पंकज वापस लौटा होगा? 12 बजे तक तो नहीं, उसके बाद मैं सोने चला गया था। मुझे नहीं पता साहब कि उसके बाद क्या हुआ होगा। बाप का अपनी असिस्टेंट मोहिनी के साथ अफेयर हुआ और जवान बेटे ने बाप को मार डाला। नामुमकिन तो नहीं है, गुस्सा और नफरत सालों से जमा हो रहा होगा। एक आदमी अपनी बीवी और बेटे के होने के बावजूद भी अलग रह रहा है। जो प्यार जो इज्जत बीवी को मिलना चाहिए वो अपनी जवान प्रेमिका को दे रहा होगा। गुस्से में बेटे ने मार दिया होगा। दीवार पर राहुल लिखा हुआ, ऑफिस में दो राहुल। जनरल मैनेजर राहुल पुरोहित हाथ में था, ट्रांसपोर्ट मैनेजर राहुल कुलकर्णी फरार। अब एक तीसरा एंगल उभरा था, वैभव पवार का बेटा पंकज। क्या मोहिनी के साथ अफेयर कत्ल का मकसद था, या सिर्फ 13,75,000 की चोरी, या दोनों, या कुछ तीसरा? सर चुराए गए पैसों के लिए शांता कुलकर्णी के घर की तलाशी ली गई, लेकिन कुछ नहीं निकला। बयान डगमगा रहा? रत्ती भर भी नहीं सर, अटकी हुई है अपने बयान पर कि उसे कुछ नहीं मालूम। छोड़ दो उसे, घर जाने दो। उसे लगने दो कि वो बच गई, पर उस पर नजर रखवाओ तगड़ी। और इस शांता का फोन भी टैप करो, राहुल कुलकर्णी से फोन जरूर करेगा। शांता तुम घर जा सकती हो। मतलब वो असली कातिल पकड़ा गया क्या? हाँ, दीवार पर जो राहुल लिखा हुआ था उसका तुम्हारे पति राहुल कुलकर्णी से कोई लेना देना नहीं था। हाँ सर, गया था मैं उस रात बाबा को खाना देने। करीबन 8 बजे थे। पिछले 1.5 महीने से रोज जाता था। वो बाबा को हाथ पैर में फ्रैक्चर हुआ था, पहले भी कई बार गया हूँ मैं। तो ऑफिस के सभी गेट्स की चाबियां भी रही होंगी तेरे पास। तेरे बाबा के पास चाबियों के 2 सेट थे, तेरे पास भी चाबियां होंगी। नहीं सर, आप कहना क्या चाहते हो? मैंने मारा मेरे बाबा को? मोहिनी के साथ तुम्हारे बाबा के अफेयर को लेकर रंजिश तो रही होगी पक्का? बाबा का अफेयर उनके असिस्टेंट मोहिनी के साथ? असिस्टेंट मोहिनी के अलावा ऑफिस में कोई दूसरी मोहिनी भी है? बस बाबा ने खाना खाया और मैं वहां से निकल गया। चाबियों का एक सेट तुम्हारे पास है, तुम 12 बजे के बाद लौटे? सबसे पहली बात, मेरे पास चाबियों का कोई सेट नहीं है। और मान लीजिए अगर मेरे पास चाबियों का सेट होता भी तो क्या फायदा? कंपाउंड का मेन दरवाजा तो अंदर से बंद होता है, तो ऐसे में मैं अंदर कैसे दाखिल हो पाता सर? दाखिल तुम हुए थे, तुम बताओ। दीवार फांद के।
ऐसे ही दाखिल हुए थे ना? मैंने बाबा खोए अपने, शोक मना रहा हूँ, फिर भी मेरा कॉमन सेंस घास चढ़ने नहीं गया। चलो मान लेते हैं कि वो दीवार फांद के मैं अंदर आया, पर सर आप ये सोचिए, अगर मेरे पास चाबियां होती और मुझे दीवार फांद के ही अंदर आना होता, तो सर मैं ऑफिस का दरवाज़ा और मेन कंपाउंड वाला दरवाज़ा खोल के क्यों जाता? जिस तरह दीवार फांद के अंदर आया था उसी तरह दीवार फांद के बाहर चले जाता। इससे राज और गहरा नहीं हो जाता सर? तुमने दीवार पर सिर्फ राहुल लिखा, ये जानते हुए भी कि ऑफिस में दो राहुल हैं। क्यों? ताकि हम उन दोनों राहुल के पीछे पड़े, उन्हें खंगालते रहें और कुछ ना मिले। उसी तरह ये दीवार फांदना, दरवाज़ा खुला रखना, सब उसी मकसद से किया गया। सर ऐसे हुआ होगा, वैसे हुआ होगा, ये सब आप लोग संभालिए ना। मुझे बस इतना पता है कि मेरे बाबा का कत्ल हुआ है, और अगर आप लोगों को मुझ पर शक है तो साबित कीजिए सर। फिलहाल मुझे जाना है, मैं जाऊं। ये क्या बोल रहे हैं आप मैडम? बड़े भाई समान थे वैभव सर, उनके साथ अफेयर, ये आप लोग सोच भी कैसे सकते हैं? ये बात आपको जरूर उस घटिया अनीता ने बताई होगी। अफवाह मास्टर है वो। वैभव पवार के करीब नहीं थी तुम? मैडम करीब होना और अफेयर होना क्या एक ही बात है? लोग पहले करीब आते हैं, उसके बाद अफेयर होता है मैडम। कभी खुलेआम, कभी बंद दरवाजे के पीछे। सर आप हद पार कर रहे हैं। वैभव पवार दुनिया पार कर चुका है। मैडम मैं आपको बता चुकी हूँ कि वैभव सर एक संत आदमी थे। मेरा डिवोर्स हो चुका था, मेरे अकाउंट में और मेरे पर्स में 100 रुपए तक नहीं थे। तब मुझे तकदीर से ये नौकरी मिली, और जब वैभव सर को पता चला कि मेरी हालत कितनी खस्ता है, तब उन्होंने मेरी मदद की, इंसानियत के नाते, एक बड़े भाई के नाते। ये नौकरी आपको वैभव पवार की वजह से मिली थी? पहले से करीब थे आप दोनों? जी नहीं, मुझे नौकरी अपनी तकदीर से मिली थी, और मैंने अपनी मेहनत से अकाउंटिंग सीखी थी, और वैभव सर ने बहुत ही शिद्दत से मुझे अकाउंटिंग सिखाई थी। बहुत उपकार है उनके मुझ पर। काफी देखभाल की थी तुमने वैभव के एक्सीडेंट के बाद? वो तो रूम में पड़े रहते थे। वो मेरे बॉस थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था, वो अकेले रहते थे, तो मैं उनकी देखभाल नहीं करती तो और कौन करता? उनकी पत्नी पूर्णिमा जी, या फिर उनका बेटा पंकज? हाँ जरूर, और वो कर भी रहे थे, लेकिन वो यहाँ पर रहते तो नहीं थे ना मैडम। और जब मैं ऑफिस में होती तो मैं उनकी देखभाल करती थी। और मैडम वो मेरे साथ अफेयर करने के लिए यहाँ पर नहीं रहते थे, वो मेरे आने के 10 साल पहले से ही ऑफिस में रहते थे, क्योंकि दिगे सेठ उन पर पूरा भरोसा करते थे। और मैडम मुझे गोल गोल बात करने की आदत नहीं है। अगर मेरा वैभव सर के साथ कोई अफेयर होता, या फिर अगर मैं उनके साथ सोती, तो मैं आपको साफ साफ बता देती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और अगर पंकज ने ये अफवाह सुनकर उसके पिता का कत्ल किया है, तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती है। मेरा वैभव सर के साथ कोई अफेयर नहीं था, वो मेरे बड़े भाई जैसे थे और कुछ नहीं। पंकज पवार हमारे रडार पर था। राहुल पुरोहित को अब तक क्लीन चिट नहीं दी थी हमने। योगेश शांटेके पर भी हमारा शक बना रहा। वो वैभव पवार का साला भी था और राहुल पुरोहित का दोस्त भी था। क्राइम सीन पर लिखा गया राहुल, क्या ये वैभव पवार ने खुद लिखा था या कातिल ने हमें गुमराह करने के लिए लिखा था? इस पर अभी कोई लीड हमारे सामने नहीं आई थी। हेलो हेलो शांता, मैं बोल रहा हूँ। राहुल, राहुल कहाँ हो तुम? वहाँ सब कैसा है? पुलिस मुझे अभी भी ढूंढ रही है क्या? पुलिस अब तुम पे शक नहीं कर रही है राहुल। क्यों? क्योंकि उन्होंने असली कातिल को पकड़ लिया। तुम घर लौट आओ, मैं तुम्हें ये बात बताने के लिए कब का इंतजार कर रही थी। तुम पहले अपना फोन चालू करो और जल्द से जल्द घर लौट आओ। सर, राहुल कुलकर्णी ने शांता कुलकर्णी को पीसीओ से फोन किया। पीसीओ की लोकेशन पुणे स्टेशन के पास की है। चलो चलो जल्दी, रेलवे स्टेशन। साहब मैं भाग नहीं रहा था साहब, मैं घर वापस लौट रहा था साहब। तेरी घर वापसी के लिए आया। ऐसा लौटाएंगे तुझे, फिर कभी घर नहीं छोड़ेगा। मैडम आपने ही कहा था कि मेरे पति निर्दोष है, कातिल पकड़ा गया है। कातिल तुम्हारा पति है शांता, और अब उसे हमने पकड़ लिया है। मैडम मेरे पति किसी का कत्ल नहीं कर सकते मैडम। मैंने आपको बोला भी था कि वो 4 दिसंबर की रात को घर पर थे, कहीं नहीं गए। मैडम मेरी बात सुनिए मैडम। साहब मैं इसलिए भागा क्योंकि मुझे लगा कि टॉर्चर होगा, और डर के मारे मैं वो सब कबूल कर लूंगा जो मैंने कभी किया ही नहीं साहब। बड़ा तजुर्बा तुझे हमारे टॉर्चर का। पहले भी कई बार अंदर गया होगा, हिस्ट्री रही है तेरी। अरे नहीं साहब, अब किसी से भी पूछ लीजिए मेरे बारे में।
मैं जेडी ऑफिस में सिर्फ ट्रांसपोर्ट का काम संभालता हूँ। आज तक एक पैसे का झोल नहीं गया साहब, कोई मुझे फंसा रहा है साहब। ये बताओ डुप्लीकेट चाबी कहाँ से बनवाई, कब बनवाई? कौन सी डुप्लीकेट चाबी साहब? कंपाउंड के गेट की चाबी, ग्रिल वाले दरवाजे की चाबी, ग्रिल वाले दरवाजे के बाद के दरवाजे की चाबी। मैं कोई चाबी नहीं बनवाई साहब। अरे वैभव भाव ने कभी मुझे कोई चाबी नहीं दी साहब। फिर भी शातिर क्रिमिनल की तरह फोन स्विच ऑफ किया, अंडरग्राउंड रहा। टॉर्चर की डर से साहब। लेकिन आप मुझे मारिए मत साहब, मैं सब कुछ कबूल करता हूँ साहब। मैंने खून किया साहब, मैंने खून किया, मैंने पैसे चुराए साहब। पर वैभव पवार ने दीवार पर तेरा ही नाम लिखा। हाँ वो भी साहब, वो भी। वैभव भाव मुझे कुलकर्णी के नाम से बुलाते थे और राहुल पुरोहित को पुरोहित सर का बुलाते थे। तो बड़ी अजीब बात है साहब कि उन्होंने दीवार पर राहुल लिख दिया साहब। क्या कह रहा तुम? सब कोई मुझे फंसा रहा है। तो वैभव भाव ने दीवार पर नहीं लिखा होगा साहब। सारा ऑफिस मुझे कुलकर्णी के नाम से बुलाता है साहब। राहुल तो कोई बुलाता ही नहीं है और वैभव भाव तो कभी भी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मैं कल पूरा दिन यही सोचता रहा कि कौन हो सकता है। तो फिर बता, पूरा दिन क्या सोचा, कौन हो सकता है? साहब मुझे नहीं पता साहब, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है साहब। सर कुलकर्णी बात तो सही कह रहा है। वैभव भाव राहुल कुलकर्णी को सिर्फ कुलकर्णी करके बुलाते और राहुल पुरोहित को पुरोहित सर करके बुलाते। ऑफिस के बाकी सब। हो मैडम, बात तो सही है। पुरोहित सर और कुलकर्णी यही कहकर बुलाते थे। सर फॉरेंसिक टीम का कहना है कि घायल हालत में की गई लिखाई ओरिजिनल लिखाई से मैच नहीं हो सकती। और सर वैभव पवार जब दोनों राहुलों को राहुल बुलाते नहीं थे तो लिखेंगे क्यों? पॉइंट तो है सर। तो हो सकता है कि कातिल को ये बात पता कि वैभव पवार की इन दोनों राहुलों से अनबन थी, इसलिए उसने पहले कत्ल किया, फिर वैभव पवार की उंगली से उन्हीं के खून से दीवार पर लिख दिया राहुल, ताकि बाकी दुनिया और हम गुमराह हो जाएं और पड़े रहें इन दोनों राहुलों के पीछे। सर राहुल नाम के दोनों लोगों के अलावा हम फिर से अपने तीसरे संदिग्ध पर पहुंच गए, वैभव का बेटा पंकज पवार। अगर पंकज को अपने पिता से सिर्फ गुस्सा होता तो पैसे नहीं छूता। सर हो सकता है इस कत्ल का मोटिव सिर्फ चोरी हो। 13,75,000 रुपए कम नहीं होते। ऑफिस में सभी एम्प्लॉयज को हमें स्कैनर पर डालना चाहिए, क्योंकि सभी को दोनों राहुल और वैभव पवार के बीच की दुश्मनी का पता था। अब वैभव के परिवार की तरह सारा ऑफिस हमारी संदिग्ध लिस्ट में शामिल किया गया। हम अंधेरे में तीर चला रहे थे, कोई ठोस दिशा नहीं मिल रही थी इन्वेस्टिगेशन को। आखिर इस कत्ल का मकसद क्या था? बस एक बात के बारे में हम पक्का थे कि ये अंदर की बात थी। इसमें दो राय नहीं थी कि कातिल को पीड़ित और उसके इर्द गिर्द की सारी बातों की काफी जानकारी थी। चल जल्दी ले ले, चल जल्दी अंदर ले ले, चल। जेडी डिस्ट्रीब्यूटर्स के हर कर्मचारी का इतिहास खोद निकाला गया, क्रिमिनल कनेक्शंस ढूंढे गए, पता लगाने की कोशिश की गई कि क्या इनमें से किसी का भी क्रिमिनल कनेक्शन इस कत्ल के साथ जुड़ता है या नहीं। हमारा सबसे गहरा शक उस वक्त पीड़ित के बेटे पंकज पवार पर था, पर हम उसके खिलाफ या अन्य किसी भी संदिग्ध के खिलाफ कुछ ठोस साबित नहीं कर पाए। सर दोनों राहुल और पंकज की फोन लोकेशंस उनके घर की हैं, 4 नवंबर की रात से लेके 5 नवंबर की सुबह तक। राहुल दीवार पर राहुल लिखकर छोड़ा गया, चाबियां इस्तेमाल हुई, सीसीटीवी रिकॉर्डर गायब है। ये किसी राह चलते या बाहर वाले चोर का काम नहीं है। सर वॉचमैन चंदू 3rd डिग्री के बाद भी अपने बयान पर टिका हुआ है, और सर मुझे लगता है वो सच बोल रहा है। सबसे बड़ा सच ये है कि कातिल उसी ऑफिस का है, उसी ऑफिस के 6-7 कर्मचारियों में, उसी ऑफिस के दरवाजे, ताले और चाबियों में कहीं इस केस का राज छुपा है। कदम, हम कोई अहम कड़ी मिस कर रहे हैं। वो अहम कड़ी आखिरकार हमारे सामने प्रकट हुई। इस कड़ी पर अतीत की धूल जमी थी, उसे हटाकर उसी से वर्तमान की धुंध हटानी थी। सर लगता है यही हमारी कड़ी है और यही हमारा मुजरिम। कोल्हापुर पुलिस से फाइल्स मंगवाई हैं सर। गुड, पर्दा गिराने का टाइम आ गया। दीपक चितले। राम राम सर। मुंह पे राम, बगल में छुरी। चल बता वो छुरी कहाँ है जिससे तूने वैभव पवार का गला काट डाला। ये क्या बात कर रहे हो साहब? मैं तो जेडी कंपनी का एक मामूली ड्राइवर हूँ साहब। मुझे लग रहा है कि कोई मेरे कंधे पे रख के घोड़ा दबा रहा है। फिर हमें वो कंधा दिखा, नहीं तो हम तेरा टेटुआ दबा देंगे।
चलो सर क्या बोल रहे हैं? अरे भाऊ ऐका तर खरी सर मी खरंच सांगतो मी काय नाही केलंय सर. अहो सर ने कि मेरे कुछ किया नहीं है तो राखी चितले, 4 दिसंबर की रात को तेरा पति घर पर नहीं था. झूठ मत बोलना. वो तो नाइट ड्यूटी पर थे. वो जेडी एजेंसी में टेम्पो ड्राइवर है ना वो. कब लौटा? सुबह लौटे थे मैडम. हाँ मैडम, मेरे पति का वैभव साहब के कत्ल में कोई हाथ नहीं है. साहब कोई मुझे गलत फंसा रहा है. दीपक, तुमने जो चुराया था ना वो सीसीटीवी का बाहर वाला रिकॉर्डर था, लेकिन एक रिकॉर्डर अंदर की तरफ होता है, विच इज़ कॉल्ड इंटरनल रिकॉर्डर. क्या बोलते हैं? इंटरनल रिकॉर्डर. मैंने कहा था ना, इसे नहीं पता हो. नहीं सर, आप झूठ बोल रहे हैं. अगर ऐसा कुछ होता तो कत्ल के सुबह ही सब कुछ साफ हो गया होता ना. सर अंदर कोई रिकॉर्डर नहीं होता. तू टेम्पो ड्राइवर है, 7वीं फेल, और तुझे सीसीटीवी के बारे में सब कुछ पता है. मैं बताऊं कैसे? 4 साल पहले कोल्हापुर में तेरी चोरी सीसीटीवी की वजह से पकड़ी गई थी, और इस बारी तूने सीसीटीवी का रिकॉर्डर ही गायब कर दिया. मंगतराम ट्रेडिंग, साल 2013, कोल्हापुर. दीपक चितले, वो टेम्पो ड्राइवर कोल्हापुर में भी चाबियों से दरवाजे खोले गए थे. मंगतराम ट्रेडिंग कंपनी से 4.5 लाख रुपए लेकर भागा था. सीसीटीवी ने पकड़वा दिया. तेरी बीवी ने सब बक दिया. उसने बताया कि बोल के गया था कि रात को डिलीवरी ड्यूटी है, लेकिन टेम्पो तो सारी रात जेडी ऑफिस के कंपाउंड में खड़ा था, और अगली सुबह जब वापस आया तो पैसे लेकर आया, बहुत सारे पैसे. तूने अपना फ़ोन भी जानबूझ के अपने घर पे छोड़ दिया. तुझे पता था पुलिस सबकी कॉल लोकेशन निकलवाएगी. बहुत शाना है तू. हाँ, तेरी चोरी पकड़ी गई. अब सब कुछ अपने मुंह से बोलेगा ना तो आगे भी बोलने लायक बचेगा. शानपंथी करेगा ना तो ना बोलने लायक रहेगा ना चलने लायक. तूने अपना फ़ोन भी जानबूझ के अपने घर पे छोड़ दिया. तुझे पता था पुलिस सबकी कॉल लोकेशन निकलवाएगी. बहुत शाना है तू. हाँ, तेरी चोरी पकड़ी गई. अब सब कुछ अपने मुंह से बोलेगा ना तो आगे भी बोलने लायक बचेगा. शानपंथी करेगा ना तो ना बोलने लायक रहेगा ना चलने लायक. जी मैं नहीं किया था साहब. वो तो हम जानते ही हैं. तो ये बता कि कैसे किया, और अंदर घुसा कैसे? घुसा नहीं था सर, अंदर ही था, बाहर गया ही नहीं. मुझे सबका टाइमिंग मालूम था. मोहिनी सबसे लास्ट निकलती थी 7 और 8 बजे के बीच में. फिर 8 और 8:30 बजे के बीच में वैभव भाव का लड़का पंकज खाना लेकर आता था. मैंने पंकज के जाने का इंतजार किया. मुझे पता था फिर चंदू सारे दरवाजों पर ताला लगाएगा. मैंने उसे वो करते हुए भी देखा. मुझे चंदू का प्रोग्राम भी पता था. वो 12 साढ़े 12 बजे तक ईमानदारी से बैठता और फिर अपने कैबिन में जाके सो जाता था. मैंने थोड़ी देर और इंतज़ार किया और फिर चला गया ऊपर. छुरा अपने साथ लाया था? मुझे पता था कि सीसीटीवी का रिकॉर्डर पुरोहित सर के कमरे में होता है. बाहर कैसे निकला? काफ़ी अरसे से मैंने नज़र रखी थी और पता लगाया था कि ऑफिस के दरवाजे और कंपाउंड के गेट की चाबियां कौन सी हैं. पैसे कहाँ हैं दीपक चितले? दीपक के घर के पीछे से हमने सारे पैसे बरामद किए. दीपक ने उस 13,75,000 में से सिर्फ 4,000 रुपए खर्च किए थे.
राहुल जी, आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती की जो दीपक को उसकी बैकग्राउंड चेक किए बिना नौकरी पर रखा। सर दीपक तो पहले से ही था हमारे यहाँ नौकरी पर, वैभव बाबू ने उसे अपॉइंट किया था। मतलब ये दीपक लंबे अरसे से ही प्लानिंग कर रहा था। डिटेल में स्टडी कर रहा था लंबे अरसे से। ऐसे ही मार दिया वैभव बाबू को सिर्फ पैसों के लिए। काम को लेके मैंने कभी तेरे बाबा पर कोई शक नहीं किया पंकज। ये मोहिनी, इसमें कोई सच तो नहीं है। तूने बाबा पे हमेशा भरोसा किया, तो अब उन पे क्यों शक कर रही है जब वो हमारे साथ ही नहीं है? वैसे भी अभी क्या फर्क पड़ता है आई? दरवाजा बंद सिर्फ कैश की काउंटिंग के लिए ही किया जाता था, और कैश इतना होता था कि घंटों लग जाते थे। अगली बार अगर आप लोगों को किसी के कैरेक्टर पर डाउट होना, और खास करके तुम्हें अनीता केलकर, तो अपने ख्यालों के सफेद घोड़ों से नीचे उतरो और हिम्मत करके बंदे और बंदी से सामने से पूछो। ये मन घड़त कहानी मत बनाओ। अगली बार अगर तुमने मेरा नाम खराब करने की कोशिश की ना अनीता, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। आई, मैं मार्केट जा रही हूँ, कोई छोटी मोटी चीज़ें लेनी है। अगर चाय बन गई है, चाय पी के जा। नहीं, मैं आके पी लूँगी, बस 10-15 मिनट का काम है। अरे ये तो दयाराम जी की लड़की है ना? हाँ जानवी, रुकिए एम्बुलेंस बुलाते हैं। कुछ पता नहीं, वो अब्दुल दर्जी ने बताया। काय? मैं अभी पहुंचता हूँ आशा, मैं अभी पहुंचता हूँ। देवा, दयाराम भाऊ काय झालं? किसी ने मेरी बेटी को चाकू से मार दिया मार्केट में। काय? किसने? साहब, जानवी का घर उस तरफ है और जानवी इस तरफ से भागती हुई आ रही थी। वो लड़का भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था, हाथ में चाकू लेकर। जानवी मदद के लिए चिल्ला रही थी। यहाँ आकर उसने पकड़ा और चाकू से वार पे वार करने लगा। 5 वार किए थे साहब, और उसके बाद वो लड़का जानवी का मोबाइल लेकर इस तरफ से भाग गया। चाकू के वार करने का टाइम था तुम्हारे पास, पर उस लड़के को पकड़ने की कोशिश तक नहीं की तुमने, या मूड नहीं था? साहब, कुछ सोचते कुछ करते इससे पहले सब हो गया। 10 सेकंड ही लगे होंगे कि सब कुछ खत्म। चेहरा ढका हुआ था उसका? जी नहीं साहब, साहब मुझे तो लगता है कि वो मेन मार्केट से जानवी का पीछा करता आ रहा था। कामले, लड़की शायद इसी दुकान में गई होगी। इस दुकान में जाकर पता करो, हो सकता है वो लड़का वहीं से उसका पीछा कर रहा हो। और चेक करो मार्केट में किस किस दुकान के बाहर सीसीटीवी लगा है। सर्जरी ऑन है, 3 डॉक्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं, पर हालत काफ़ी क्रिटिकल है। बच तो जाएगी ना? मुश्किल है, क्योंकि एक ही जगह लड़की को बार बार छुरा घोंपा गया है और सारी हथौड़ियाँ बाहर आ गई हैं।
कल से जानवी की ट्रेनिंग शुरू होने वाली है लोनावला में। किस चीज़ की? SY ग्रुप ऑफ होटल मैनेजमेंट पे एज ए ट्रेनी सेलेक्ट हुई है। मैं बोल रही होती थी ला, चाय बन गई है, पी के जा। बोलिए आई, मैं 10-15 मिनट में आती हूँ। आसपास के लोगों का कहना है कि जिस लड़के ने वार किया वो 20-22 साल का है, करीब जानवी की उम्र का। लेकिन वो था कौन? आपको किसी पर शक? ऐसा कोई निजी मामला या जानवी का कोई बॉयफ्रेंड हो? डॉक्टर क्या बोले? कुछ बोल नहीं रहे, जानवी को देखने भी नहीं दे रहे मुझे। सर, एक दुकान से फुटेज मिल गया जिसमें वो लड़का जानवी सावंत का पीछा कर रहा है। चेहरा क्लियर दिख रहा है सर। फुटेज जल्दी भिजवाओ और आसपास की दुकानों में भी चेक करो। पता तो चले वो लड़का पीछा कहाँ से कर रहा था और कहाँ को भागा। ही सड़क पर नंगा चाकू लेकर भाग रहा है और पब्लिक का ध्यान भी जा रहा है। लड़की मदद के लिए चिल्ला रही थी, ये तो सभी कह रहे हैं, लेकिन सर वहां पर किसी भी आदमी ने उस हत्यारे को रोकने की कोशिश तक नहीं की। माधुरी, लड़की के घर वालों से कोई हिंट मिला कि कौन हो सकता है लड़का? नहीं सर, वो लोग ज्यादा कुछ नहीं कह पाए, टोटल शॉक में है। सर लड़के ने जानवी को मारा और उसका मोबाइल ले गया। जिस तरह से वार किया गया उससे तो यही लग रहा है कि मकसद हत्या करने का ही था। सर, हॉस्पिटल से फोन था, जानवी सावंत नहीं रही। सर, जानवी की फैमिली कह रही है उन्होंने इस लड़के को पहले कभी नहीं देखा। फोटो सारे मोहल्ले में घुमा रहे हैं। लड़की कहाँ तक अकेली थी, कहाँ से इसका पीछा किया गया, इसकी कोई फुटेज मिली? अभी तक कुछ पता नहीं चला है। अभी सिर्फ इतना पता है कि जानवी का लगेज पैक था, होटल मैनेजमेंट के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए निकलने वाली थी। लास्ट मिनट कोई कॉस्मेटिक लेने श्रृंगार कॉस्मेटिक्स गई थी वो मार्केट में, और रिटर्न में ये अटैक हुआ। इतना खुलेआम, इतना दिन दहाड़े। ये स्टैबिंग इस लड़के का पहला जुर्म तो नहीं लगता। जरूर इसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री रही। राम नाम सत्य, 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 राम नाम। पवार, सही थे तुम। इस स्टेबर की हिस्ट्री तो है। यहाँ हमारे मीरा रोड थाने में इसकी फाइल है। नाम जावेद शेख है, कार चोर है। इसका एक साथीदार भी है, सलमान अंसारी। साठे, तुरंत उठवा सकते हो सलमान अंसारी को? अभी टीम भेजता हूँ। अरे क्या बात है साहब? अरे मुझे कहाँ ले जा रहे साहब? सलमान अंसारी की कस्टडी आपको सौंप दी है। आपके स्टेबर जावेद शेख की सारी डिटेल्स इस फाइल में। कुछ 6 महीने पहले उभरते हुए कार चोर का किताब लेकर बैठा था ये जावेद। उस दौरान कुछ 3 या 4 कारें चोरी की थी इसने सलमान अंसारी के साथ मिलकर। जावेद शेख की माँ शहनाज शेख घर काम करती। जावेद की बड़ी बहन आफरीन शेख मलाड के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स है। माधुरी, यस सर। जावेद की माँ और बहन दोनों को तुरंत ताबे में ले लो। इस सलमान अंसारी और जावेद शेख को हमने इसी साल जून में गिरफ्तार किया था। मेरा रोड स्टेशन के पास की सोसाइटी से इन दोनों ने एक गाड़ी उठाई थी। पार्किंग की सीसीटीवी में दोनों साफ दिखे। 2 घंटों में धर लिया। ये सलमान और जावेद फुल टाइम चोर हैं या कुछ और भी करते हैं? वैसे सलमान पेशे से मैकेनिक है और आप जिसे ढूंढ रहे जावेद शेख, वो मोइन नगर के एक हार्डवेयर की दुकान में काम करता है। बस 10 मिनट तोड़ा, दोनों ने सब उगल दिया। बताया कि इससे पहले 3 कारें चोरी कर चुके थे। गाड़ियों के पुर्जे अलग करके
चोर बाजार में बेच देते थे। जावेद ने जानवी का कत्ल करने के बाद उसका मोबाइल फोन भी लिया। क्या जावेद सिर्फ एक मोबाइल फोन के लिए कत्ल कर सकता है? सर ये किस चीज के लिए किस हद तक जा सकता है कहना मुश्किल है। हो सकता है जानवी ने मोबाइल देने से इनकार कर दिया हो, तो बस पीछा करके स्टैबिंग कर दी हो। इंसानियत का कतरा जिसमें ना हो उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। सिर्फ एक मोबाइल फोन के लिए भरे बाजार किसी के पीछे भागते हुए इतने भयंकर तरीके से उसका कत्ल कर देना, ये कांड कुछ और ही इशारा कर रहा है। अरे मैडम, मैं कोई पहली ऐसी माँ हूँ जिसे ये ना पता हो कि उसका बेटा कहाँ है। मैं बस इतना जानती हूँ कि वो 6 महीने से यहाँ नहीं आया। कहाँ से नहीं आया शहनाज? नागपुर से। वो काम ढूंढने नागपुर गया था, बस 6 महीने से वहीं है। नागपुर में कहाँ? जी वो तो मुझे नहीं पता। नहीं पता? ठीक है। और आफरीन तू बोलने का क्या लेगी? या दो कान के नीचे? मारो नहीं साहब, जमानत के बाद मैं जावेद से मिला ही नहीं साहब, और उसके बाद तो वो नागपुर चला गया था कुछ काम धंधा करने के लिए साहब। और 2 दिन पहले जावेद ने एक लड़की को मार डाला, उसका फोन लेकर भाग गया। कार वो तेरे साथ चुराता था। अब ये बता कि मोबाइल किस गैंग के लिए चुराता है? क्या बोल रहे हैं साहब? जावेद ने मर्डर कर दिया, वो भी मोबाइल के लिए? अतड़ियां बाहर निकाल दी लड़की की। देख सलमान, सीधा हिसाब है। अगर जावेद नहीं मिला तो चार्जशीट तेरे नाम की बनेगी। अल्लाह कसम साहब, मैं नहीं जानता साहब कि जावेद इधर आया हुआ है। आपको जितना मारना मार लो साहब, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ साहब। सर, जावेद ने जो मोबाइल जानवी से छीना था वो नंबर सिर्फ 4 दिन पुराना है। और जानवी का इससे पहले वाला नंबर, उसके रिकॉर्ड्स मंगवाए हैं सर। लेकिन सर एक बात अजीब है, जानवी ने जो नया सिम लिया उसके केवल 4 दिन बाद उसका मर्डर हो गया। सिर्फ मोबाइल फोन छीना गया, पर्स कुछ नहीं। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ एक मोबाइल चोरी का मामला नहीं है, बात कुछ और भी है। ऐसा क्या कुछ था उस मोबाइल के अंदर जो जावेद को उससे चाहिए था? और कितनी बार बताओ मैडम, मेरे को नहीं मालूम ये जानवी कौन है। जरूर कोई मेरे जावेद को फंसा रहा है। वो काहे को किसी लड़की का खून करेगा, और वो भी एक मोबाइल के लिए? कैमरा इंसान नहीं है शहनाज, झूठ नहीं बोलता वो। साफ साफ नजर आ रहा है तेरा बेटा जावेद जानवी के पीछे भाग रहा है। उसके हाथ में रामपुरी छुरी है। दिखाओ? दिखाओ नहीं दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता मैडम। मुझे मालूम है मेरा बेटा कभी किसी का कत्ल नहीं कर सकता। फोन चुरा सकता है, गाड़ी चुरा सकता है। और आफरीन तू अब भी साइलेंट मोड पर है। तू चार्जिंग पर डाल दूं या बैटरी चेंज कर दूं तेरी? जानवी ने अपने कत्ल से 4 दिन पहले अपना मोबाइल नंबर बदला। कोई खास कारण था? नो सर, ताई ने कोई खास कारण नहीं बताया था अपना मोबाइल नंबर चेंज करने का। 44487656 सेव कर लिया रघु? अचानक नंबर चेंज क्यों ताई? कोई पैकेज मिला है क्या? हाँ, और इसमें डेटा सींगदाने से भी सस्ता है, तू भी ले ले। चल बाय। बस इतना ही बोला था ताई ने। एक बार फिर से इसे देखिए, जावेद शेख नाम है इस लड़के का। शायद आपने कभी पहले भी देखा हो इसे। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। दयाराम जी? नहीं, मैं इस लड़के को नहीं जानता। मेरी जानवी अपनी जिंदगी की पहली नौकरी की ट्रेनिंग पर जाने वाली थी। वो पढ़ी लिखी थी। उसका इस भयंकर मुजरिम से क्या ताल्लुक हो सकता है? कार चोरी की बात की तो बोलती बंद हो गई तेरी शहनाज। जावेद के जमानत के पैसे भी तो तूने ही दिए थे ना। कार चोरी किधर और किसी का कत्ल किधर मैडम? मैं अपने बेटे को जानती हूँ, वो किसी का खून नहीं कर सकता। अम्मी झूठ बोल रही है मैडम। जावेद ने मुझे फोन किया था। कब और कहां से फोन किया था उसने? और इस वक्त जावेद कहां है? वो हमें नहीं पता मैडम। जावेद ने मुझे फोन करके बस इतना बोला। आफरीन बोला ना मत पूछो अभी, बस अम्मी को ले और चली जा कहीं। अभी क्या कांड किया तूने? हाँ आफरीन मैंने बोला ना मत पूछो अभी। अगर पुलिस घसीटेगी ना तो बोलना मत, करके बोला नहीं मैं। फिर पुलिस? अभी क्या किया तूने जावेद? आफरीन मत पूछ, बस अम्मी को ले और निकल जा कहीं पे। मैंने जब अम्मी को बताया तो अम्मी ने मुझसे कहा कि हम कहीं नहीं भागने वाले। पर शहनाज तुम तो कह रही थी कि तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे बेटे ने क्या किया था। उसने किसी की जान ले ली होगी, ये पता नहीं था मैडम।
इसमें अम्मी की कोई गलती नहीं है मैडम। अम्मी और मैं तो कोलू के बैल की तरह सारा दिन काम में लगे रहते। मैं अस्पताल में और अम्मी घर काम में। जावेद पर हमारी पकड़ कभी बनी ही नहीं। अब बोलो, कहाँ है जावेद? हमें सचमुच नहीं पता मैम कि जावेद कहाँ पर। जावेद की हरकतों से इतना तो अंदाजा हो गया था कि उसने फिर से कोई ना कोई गड़बड़ कर दी। वो किसी का कत्ल कर देगा ये हमने कभी नहीं सोचा था। जावेद जानवी को जानता था ना? अब तो साफ साफ नजर आ रहा है कि जावेद ने कत्ल मोबाइल फोन के लिए नहीं किया था। हम इस लड़की को नहीं जानते और ना ही जावेद ने कभी किसी जानवी का जिक्र किया। रघु, पुलिस जो पूछ रही थी उस लड़के जावेद शेख के बारे में, क्या जानवी उसे जानती थी? कैसे बाबा? ताई किसी क्रिमिनल के साथ कैसे दोस्ती कर सकती थी? तो फिर नंबर क्यों बदला उसने अपना? सर, एक और दुकान से सीसीटीवी फुटेज मिला है। इसमें जावेद पीछा नहीं कर रहा जानवी का। तो क्या इंतजार कर रहा है? राह देख रहा है? हो सर, लग तो ऐसे ही रहा है जैसे जानवी के लिए घात लगाए बैठा हो। सर, ये 2:45 बजे का फुटेज है और जानवी अपने घर से 3:15 बजे निकली थी। आई एम श्योर ये मर्डर सिर्फ मोबाइल फोन के लिए नहीं हुआ। आगे देखते हैं सर। सर, जावेद की बहन आफरीन ने पुणे का एक एड्रेस दिया है जहां जावेद हो सकता है। जावेद के चाचा अख्तर शेख वहां रहते हैं। माधुरी, चुपचाप सादे कपड़े में पुणे के लिए निकलो। फोन मत करना, सीधे झपट लो। जी सर। दूसरे सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि जावेद के साथ एक लड़का और भी था। ये प्लान मर्डर की साजिश लगती है। जावेद के साथ जो ये दूसरा बंदा है, शायद इसका काम जानवी पर नजर रखना था कि जानवी सोसाइटी से कब निकली, कहां तक पहुंची। सर, जावेद खुद नजर नहीं रख रहा था, शायद इसलिए क्योंकि वो जानवी को पहले से जानता था। शायद इसका जवाब जानवी के पहले मोबाइल नंबर के रिकॉर्ड से मिले। उसके पहले नंबर की सीडीआर आज शाम तक आ जानी चाहिए। इस बंदे के बारे में शायद जावेद के साथीदार सलमान को कुछ पता हो, या फिर जावेद की फैमिली को। ये तो माजिद है साहब। कौन माजिद? हमारे चाचा अख्तर शेख का बेटा जो पुणे में रहते हैं। उनका एड्रेस तो मैं पहली मैडम को दे चुकी हूँ सर। माजिद यहाँ क्या कर रहा है इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है सर। आफरीन, शहनाज, जब तक जावेद हमारे हाथ नहीं लग जाता तुम दोनों यहीं रहोगे। माधुरी, हम सही ट्रैक पर हैं। जावेद के साथ जो दूसरा लड़का है वो माजिद है, जावेद के चाचा अख्तर शेख का बेटा, जिसके घर तुम जा रही हो। इस जावेद के साथ साथ माजिद। यकीन होता जा रहा है कि जानवी और जावेद के बीच पहले से कोई तो कनेक्शन था। सर, पूरी संभावना है कि सोची समझी साजिश के तहत जानवी का कत्ल किया गया था। साहब, एक छोटा सा सुराग है जो शायद बहुत बड़ा कनेक्शन साबित करे जावेद और जानवी के बीच। तो बोल ना। 2 साल पहले जावेद टैक्सी चलाता था। जावेद का उस टाइम का एक दोस्त मिला मुझे, टैक्सी ड्राइवर अमजद सिद्दीकी। जावेद शेख कहाँ है? तुम कौन हो? जिस तरह तुम जावेद के दोस्त हो ना अमजद सिद्दीकी, मैं पुलिस का दोस्त हूँ। तो जावेद कहाँ है? अमजद, मर्डर का केस है। अखबार में तो पढ़ा होगा अपने दोस्त का कारनामा। ये जानवी जो मारी गई, मैं जानता था उसे। 2 साल पहले की बात है जब पहली बार उसे देखा था। ये आपकी टैक्सी है? हाँ जी। भैया, मुझे योगेश से मिलना है। 2 हफ्ते पहले तक वही चला रहा था ना, योगेश दलवी। कौन योगेश दलवी? मुझसे पहले ये टैक्सी मेरा दोस्त चला रहा था, कोई योगेश दलवी नहीं। नहीं भैया, योगेश चला रहा था। मैं इस चीज़ से तो जाती थी रोज़। हाँ, यही टैक्सी थी, MH027S65। मैं 2 हफ्ते पहले तक रोज़ इसी टैक्सी से कॉलेज जा रही थी और ड्राइवर का नाम योगेश था। मैडम, आपको गलतफहमी हो रही है। पिछले 6 महीने से मेरा दोस्त ही गाड़ी चला रहा था।
उसका नाम है जावेद शेख। शायद आपके दोस्त ने योगेश को दी होगी। पर वो काय को देगा? हम एक टैक्सी वाले के लिए काम करते हैं। जावेद मेरा दोस्त है और वही चला रहा था ये टैक्सी। अभी 2 हफ्ते पहले उसने नौकरी छोड़ा तो सेठ ने मुझे दी चलाने को। आपका ये जो दोस्त है जावेद शेख, ये अब कहाँ काम करता है? मोईनगर बस डिपो के पास, वो हार्डवेयर की दुकान में। योगेश दलवी, ये नाम पहले कभी नहीं सुना था, इसीलिए अपने दिमाग को हॉर्न बजा कि कहीं साला जावेद इस लड़की को गोली तो नहीं दिया। मतलब लड़की पटाने के लिए उसने झूठा नाम बोला। यही सेम डाउट मेरे को हुआ, इसीलिए मैं उसी शाम को जावेद से जाकर पूछा, जावेद बताना कौन है योगेश दलवी? मैं। हाँ मैं। योगेश दलवी? हाँ। दिल आ गया यार मेरा जानवी पे। अबे तो उसे झूठ क्यों बोला? बोलना पड़ा भाई, मेरे को सॉलिड लगने लगा था कि वो भी इंटरेस्टेड है मुझ में, तो मैंने सीधा नाम पूछ लिया। जानवी सावंत। बहुत अच्छा नाम है, जानवी। थैंक यू। तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम ये जो तुम होटल मैनेजमेंट कर रही हो, इसके बाद होटल में सीधा मैनेजर की नौकरी क्या? पहले ट्रेनी, फिर असिस्टेंट मैनेजर और फिर मैनेजर, और इस सब में 4 से 6 साल तो लग ही जाते हैं। अच्छा तुमने अपना नाम नहीं बताया? योगेश दलवी। अगर जावेद शेख बोलता ना तो मेरी स्टोरी वही के वही खत्म हो जाती। अबे जावेद, जो तू है सो है, इसमें शर्म कैसी? वो जानवी और मैं जावेद। तू इतना भोला मत बन यार मुझे। अगर मैं उसको बता देता ना कि मैं जावेद शेख हूँ तो दोबारा मेरे टैक्सी में भी नहीं बैठती। सच्चे प्यार में झूठ, पेट्रोल में पानी है मेरे भाई। अबे तो खून मत पिया। और क्या बोला जानवी ने? बोली कुछ नहीं, फुल कंफ्यूज लग रही थी। और सुन, ये नौकरी काहे को छोड़ा तूने? इसी जानवी के चक्कर में ना? हाँ, मेरे को देखने का ताकि वो सामने से खुद चल कर आती कि नहीं मेरे बारे में पूछने के लिए। योगेश दलवी? हाँ मैंने झूठ बोला। मेरा असली नाम जावेद शेख है और मुसलमान हूँ मैं। मुझे लगा अगर तभी तुम्हें बता दिया होता तो तभी तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया होता। मैं जानती थी कि तुम टैक्सी चलाते हो, ड्राइवर हो, तब किया मैंने तुम्हें रिजेक्ट। टैक्सी ड्राइवर काम है, लेकिन जावेद शेख तो पहचान है। यार जावेद शेख एक इंसान भी तो है ना, जानवी सावंत भी एक इंसान है, और ये इंसानों के बीच का फर्क मैं आज तक समझ नहीं पाई। और ये फर्क छुपाने के लिए तुमने जो झूठ बोला है ना जावेद, वो भी मैं नहीं समझी हूँ। जानवी देखो, मैंने अपनी पहचान झूठी बताई है, लेकिन मेरी फीलिंग्स अच्छी है। मैंने झूठ बोला, तुमसे गलत किया, नहीं करना चाहिए था मुझे ऐसा। I'm sorry जानवी। मुझे सॉरी नहीं चाहिए, मुझे प्रॉमिस चाहिए। कुछ भी हो जाए झूठ नहीं। प्रॉमिस। आगे से कुछ भी हो जाए झूठ नहीं। तो फिर से शुरू करें। हाय जानवी सावंत। हाय जावेद शेख। फिर उसके बाद उन दोनों का शुरू हुआ कि खत्म, मेरे को नहीं मालूम। लड़की खत्म हो गई है अमजद, जावेद ने उसकी हथड़ियाँ निकाल दी है। कोई खबर है तो बोल दे। वो जानवी फिर एक बार मिली थी मुझसे 6 महीने पहले। अमजद, जावेद कहाँ है? मैं 2 हफ्ते से उसे कॉल कर रही हूँ, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। मैं शॉप पे भी गई थी, उसके बॉस ने बोला कि उसने जॉब छोड़ दी। झूठ नहीं बोलूंगा, जावेद जेल में। क्या किया उसने? कार चुराई। बस उसके बाद मैंने जानवी को कभी नहीं देखा। फिर अभी कुछ दिन पहले ही खबर सुनी कि
जावेद जानवी को मारकर फरार हो गया। साहब ये थी उनकी 2 साल की हिस्ट्री। पर जावेद शेख का परिवार तो कहता है कि उन्होंने जानवी का नाम तक नहीं सुना, और जानवी सावंत की फैमिली भी यही कहती है कि वो जावेद को बिल्कुल नहीं जानते। सर हम पुणे पहुंचे हैं। जावेद के चाचा अख्तर शेख के मोहल्ले की तरफ जा रहे हैं। यहाँ के लोकल खबरी ने टिप दी है कि जावेद का चाचा घर पर है, लेकिन उसका बेटा माजिद नहीं है और जावेद के होने की भी कोई खबर नहीं है। जावेद और जानवी का पास्ट हमारे हाथ में है। तुम तुरंत जावेद के चाचा को उठा लो, जैसे भी हो जावेद का पता निकालना है उसे। ये मेरा बेटा है माजिद और ये मेरा भतीजा जावेद। लेकिन बात क्या है मैडम? एक मर्डर केस में वांटेड है जावेद और माजिद। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता। जानवी सावंत नाम है इस लड़की का, जिसे जावेद ने मार दिया है, और आपके बेटे माजिद ने जावेद का साथ दिया। माजिद तो जावेद के साथ नागपुर निकल गया था। हाँ। वहाँ जावेद ने नौकरी देख रखी थी माजिद के लिए। कब आया था जावेद यहाँ? वो 12 नवंबर को आया था यहाँ पूना। अब वो दोनों तो रात को ही निकल गए थे यहाँ से। माजिद को फोन लगाई जरा। अब मुझे समझ आ रही है आपकी चाल। टीवी में खबरें हम भी देखते हैं। आप इस पूरे मसले को हिंदू मुसलमान का रंग देना चाहते हैं, है ना? आप सब मिलके उसको फंसा रहे हैं। हो ही नहीं सकता मेरी बच्ची और ऐसे लड़के के साथ। गलत है ये। आप बदनाम कर रहे हैं मेरी मरी हुई बेटी को। दयाराम जी, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन ताज्जुब की बात है 2 साल से जावेद और आपकी बेटी जानवी का अफेयर चल रहा था, पर आपको या जावेद के परिवार को इसकी भनक तक नहीं लगी। अगर भनक लगती तो क्या हम अपनी बच्ची को इस दलदल से बाहर नहीं निकाल लेते? मेरी बच्ची भोली थी, जरूर इस जावेद ने उसे फंसाया होगा। जानवी ने जो ये नंबर चेंज किया, कहीं उसकी वजह ये तो नहीं जावेद से बचने के लिए? ये हम तब तक नहीं कह सकते जब तक कि जावेद हमारे हाथ नहीं लग जाता। को लगता है कि हम लोगों में इतनी नफरत भरी हुई है कि हम किसी की जान ले लेंगे। आफरीन, तुम एक नर्स हो। अगर तुम जानवी के घाव देखती ना तो तुम खुद समझ जाती कि जावेद के हर वार में कितनी नफरत भरी थी। यही तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ सर, किसने हमारे जावेद के अंदर इतनी नफरत, इतना जहर खोल दिया। नफरत का जहर उसी के अंदर घुलता है जिसके अंदर नफरत की प्यास भरी हो। जावेद की नफरत इतनी गहरी थी कि उसने बड़े आराम से, ठंडे बर्फीले दिमाग से इस कत्ल की साजिश रची। वो 12 नवंबर को नागपुर से पुणे गया, अपने चचेरे भाई माजिद को अपने साथ यहाँ लेकर आया, सिर्फ इस कत्ल के लिए। ऐसा जहर बाहर से नहीं, अंदर से उबलता है आफरीन, फिर बाहर निकलता है। अख्तर जी, अफसाना जी, आपको अंदाजा नहीं है कि बात कितनी फैल गई। मीडिया भी पीछे पड़ी, मामला सीरियस हो गया है। जावेद ने झूठा नाम लेकर जानवी को फंसाया और उसे मार दिया, और आपके बेटे माजिद ने इस कत्ल में जावेद का साथ दिया। मैडम जी, हमें इसका अंदाजा नहीं था, और इस बात की तो बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि जावेद कार की चोरी करता था। मैडम, हमारा माजिद ऐसा लड़का नहीं है, उसने आज तक कोई गलत काम नहीं किया। आप अपने सारे रिश्तेदारों को इत्तला कर दीजिए कि अगर जावेद और माजिद उनसे पनाह मांगने गए तो वो उन्हें वहीं रोक ले और तुरंत हमें खबर करें। ये पुलिस वाले हमारा जीना मुश्किल कर देंगे जब तक जावेद उनके हाथ नहीं लगता। जीना तो जावेद ने मुश्किल कर रखा है, इससे बदतर क्या हो सकता। अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ बनने की कोशिश तो हर कोई करता है, पढ़ाई करता है, अपने करियर के बारे में सोचता है, चाहे वो किसी भी तबके के लोग हों, कितने भी बुरे हालात में पैदा क्यों ना हुए। जिंदगी को संवारने की कोशिश तो हर कोई करता है। जावेद को स्कूल भेजा, उसे पढ़ाने की पूरी कोशिश की, और जावेद ने क्या किया? हमें कहां से आई ये गलत सोच जावेद के अंदर? हमें बहुत बुरा लगता है, इसीलिए नहीं कि पुलिस वाले हम पे शक करते, बल्कि इसीलिए कि हमारे अपने ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि पुलिस वाले हम पे शक करें। उन्हें लगता है हम अपने गुनाहगार लड़कों को छुपाते, हम भी झूठ बोलते हैं, हम भी उनके गुनाहों में शामिल हैं। और कोई लड़का नहीं मिला जानवी को? कुछ खिलाया पिलाया होगा, या तो ताई को ब्लैकमेल करता आ रहा होगा वो। लेकिन ब्लैकमेल करने जैसा क्या किया जानवी ने, और क्यों? अपना नाम गलत बताया उस लड़के ने, फिर भी ऐसे झूठ बोलने वाले लड़के पर भरोसा किया जानवी ने। 2 साल में पता नहीं चला किस तरह का लड़का है। गाड़ियां चोरी करता है, जेल जा चुका है। हम जैसे शरीफ लोगों का ऐसे अपराधियों से क्या लेना देना हो सकता? शायद 2 साल में जानवी को अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, शायद वो भी उस जाल से बाहर निकलना चाहती होगी।
ऐसे वाकयात जब टीवी में देखता, अखबारों में पढ़ता तो लगता कि ये दूसरों के साथ होता है, दूसरे शहरों में, दूसरे घरों में। कभी नहीं सोचा कि हमारी फूल जैसी बच्ची ऐसी हरकत का शिकार बन जाएगी। কচুরি তো তিনখানা কচুরি সিঙ্গাড়া চা মিষ্টি দিয়ে কিছু কিছু নয়। আচ্ছা তাহলে আমি তিনটা কচুরি ডালের সবজি। আপনাদের কি অর্ডার আছে? क्या क्या है? মাছে দেখো ইলিশ আছে, চিংড়ি আছে। सर, जानवी के पहले नंबर के रिकॉर्ड्स आ गए हैं। जानवी काफ़ी लंबे टाइम से जावेद के टच में थी। पिछले 6 महीनों में इन दोनों के बीच कोई भी रेगुलर बातें नहीं हुई हैं सर। इनफैक्ट जानवी की तरफ से तो पिछले 6 महीनों में जावेद के लिए एक भी कॉल नहीं हुआ है। ये एक मजबूत इशारा है कि जानवी जावेद के साथ अपना रिश्ता तोड़ना चाह रही थी, इसीलिए जानवी ने अपना नंबर भी बदला। हालांकि पूरी सच्चाई तो जावेद और माजिद के पकड़े जाने के बाद ही सामने आएगी। सर, जावेद और माजिद कोलकाता में है। कोलकाता में कोई है इनका? एक और चाचा है, साकिब शेख, पूना वाले अख्तर शेख का छोटा भाई। मैंने अख्तर से फोन करवाया था साकिब को। शाकिब, जावेद ने एक लड़की का कत्ल किया है और माजिद को उसमें फंसाया है। ये बहुत ही संगीन मामला है। हमारा पूरा खानदान पूरा फंसा है। आप कहाँ पे हो अख्तर भाईजान? मैं पुलिस थाने में हूँ और पुलिस तेरी आवाज़ सुन रही है। बता दे माजिद और जावेद कहाँ हैं? देख, उन्हें बचाने की कोशिश मत करना, वरना हम सब बहुत बुरे फंसेंगे। पुलिस को मालूम है कि माजिद और जावेद दोनों कलकत्ता में हैं। वो दोनों तेरे यहाँ है ना? हाँ हाँ भाईजान, कल ही आए हैं, बताया नहीं कुछ। कह रहे कि बस कलकत्ता घूमने के लिए आए हैं। मैं महाराष्ट्र पुलिस से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर माधुरी आचरेकर बोल रही हूँ। शाकिब, उन दोनों को वहां से कहीं मत जाने देना, वरना हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी छोटे भाई। सर, कोलकाता पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, थोड़ी देर में ही साकिब के घर पहुंचती होगी। ट्रांजिट कस्टडी की एप्लीकेशन फटाफट ले लो, शाम तक दोनों लॉकअप में चाहिए मुझे। कलकत्ता ऐसे ही चले आए तुम लोग घूमने के लिए? हाँ चाचा, बस ऐसे ही। चाचा, आफरीन या अम्मी में से किसी का फोन आया था क्या? नहीं, अगर फोन आया होता तो मैं बताता ना तुमको। अब तुम्हारी बात हुई क्या? सब खैरियत तो है ना? खैरियत तो नहीं है चाचा। अब विरार में ना पूना में और ना वापिस कोलकाता में। और सुबह के चाचा में और अभी के चाचा में फर्क नजर आ रहा है। पूरी प्लानिंग के साथ आया था, चाकू साथ लाया, इस माजिद को भी साथ लेकर आया। जानवी टाल रही थी मुझे, दूर दूर रह रही थी मुझसे। वो तेरे साथ रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। हाँ, और यही सही नहीं कर रही थी जानवी। देखो, टिश्यू पेपर नहीं हो ना, इस्तेमाल किया, कुचल कर फेंक दिया। हेलो जानवी, मुझे बहुत याद आ रही है तुम्हारी। हेलो हेलो, तुम सुन रही हो ना जानवी? क्या काम था जावेद? क्या बात है, मेरी आवाज़ सुनकर खुश नहीं हुई क्या तुम? ऑनेस्टली मुझे नहीं पता। ऐसे कैसे नहीं पता? तुम्हें पता है ना। ऐसे बिहेव मत करो जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है। अच्छा, मैं बताऊं क्या हुआ है? मैं यहाँ नागपुर में हूँ, नया जॉब लगा है मुझे। वो जो हार्डवेयर शॉप में कमा रहा था ना, उससे डबल पगार है। और यहाँ तो खर्चा भी कम है, तरक्की हुई है मेरी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और कुछ? मैं जानता हूँ तुम्हारा पारा क्यों चढ़ा हुआ। मैं तुम्हें यहाँ बिना बताए नागपुर चला आया इसलिए ना। जानवी, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। देखो वो क्या है ना, मैं झूठ, फिर से झूठ। यार कितना झूठ बोलोगे तुम जावेद? क्या झूठ जानवी?
तुम जेल में थे कार चोरी करने के जुर्म में, और ये तुम्हारी पहली चोरी नहीं है। जानती हूँ मैं जावेद। हाँ मैंने कार की चोरी की, लेकिन वो मैंने हम दोनों के लिए की है ना। मैंने कहा था नहीं, मैंने मांगी थी कार तुमसे। ऐसी बात नहीं है जानवी, मैं हम दोनों के लिए पैसे जोड़ना चाहता हूँ, हम दोनों के फ्यूचर के लिए। जानवी का तो फ्यूचर सेट था ना सर, होटल मैनेजमेंट कर रही थी, टॉप की जॉब मिलती, स्कोप था आगे बढ़ने का। मेरा क्या, वही 5-6 हज़ार की नौकरी कर रहा था, बढ़ बढ़कर 8-10 हज़ार हो जाता, उससे ज़्यादा क्या। ऐसे में तो कोई भी चाहेगा ना सर कि उसके पास काफ़ी पैसा हो। अब कोई डिग्री विग्री थी नहीं मेरे पास, और बिजनेस करने का और कोई तरीका मालूम नहीं था। बिजनेस करना इतना आसान है क्या? और क्या बिजनेस करेगा तू? हार्डवेयर की शॉप डाल लेंगे या तो फिर मोबाइल की दुकान डाल लेंगे। दुकान डालने के लिए भी ना पैसा चाहिए होता है, लोन चाहिए होता है। और कौन लोन देगा तुझे, और या फिर मुझे? क्यों नहीं देगा, पूरी दुनिया तो लोन लेती है यार। अपना नाम और मोइन नगर एरिया का पता डालेगा ना फॉर्म में, तो बैंक वाले देखना तो दूर, अपने ऑफिस में खड़ा तक नहीं करेंगे। क्या करूं सलमान, मुझे ना मेरे लाइफ में बहुत पैसा चाहिए, खुद का कुछ शुरू करना है, जिंदगी में ना ऊपर उठना है। एक काम हो सकता है। क्या? कोई भी धंधा शुरू करने से पहले रोकड़ा चाहिए होता है, तो पहले रोकड़े का जुगाड़ करते हैं और फिर कोई धंधा डालेंगे। कैसा जुगाड़? गाड़ी उठाते हैं। गाड़ी की चोरी? इस समय एसयूवी की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है, और मुझे गाड़ियों का पोस्टमार्टम करना बहुत अच्छे से आता है, और इस धंधे में इन्वेस्टमेंट सिर्फ अपना ये शातिर दिमाग है। पहली बार जब तुमने नाम के बारे में झूठ बोला था ना, मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि जो आदमी नाम गलत बता सकता है वो काम तो गलत कर ही सकता है। अभी तुम कुछ भी बोल रही हो, समझो मैंने जो किया हम दोनों के लिए किया, हम दोनों के फ्यूचर के लिए किया। देखो जावेद, तुम मुझे अपना एक्सक्यूज मत बनाओ, और एक बात समझ लो, हम दोनों के बीच में अब कोई रिश्ता नहीं है। कोई और है क्या तुम्हारी लाइफ में? अगर हो भी तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? यार तुमने मुझसे झूठ बोला, चोरियां की, जेल गए, मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। एक बात समझ लो, हम दोनों के बीच अब कुछ नहीं है और ना कुछ हो सकता है। मैं प्यार करता हूँ तुमसे, मर जाऊंगा मैं तुम्हारे बगैर। और मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी बितानी पड़ी तो मैं रोज मरूं किश्तों में, और मुझे ऐसी मौत का शौक नहीं है। मैं मूव ऑन कर चुकी, तुम भी कर लो, और आज के बाद मुझे फोन मत करना। हेलो जानवी, हेलो। सिर्फ एक गलती की थी मैंने, और जानवी ने मुझे अपनी लाइफ से उखाड़ कर फेंक दिया। जानवी ने भी सिर्फ एक गलती की थी, और उस गलती का नाम था जावेद शेख। वो तुझे अपने आप से दूर करके इस गलती को सुधार रही थी। क्या गलत कर रही थी? जानवी ने मेरे साथ नाइंसाफी की, बेवफाई की, और मैंने उसको उसकी सजा दी। इसमें क्या गलत किया मैंने? देख जावेद, मेरे हिसाब से तुझे एक चांस उसे देना बनता है भाई। अगर वो मेरे से रिश्ता तोड़ रही है ना, तो चांस देना बनता है, लेकिन किसी और से जोड़ रही है और इसीलिए तोड़ रही है ना, फिर कोई माफी नहीं बनती भाई। पहले वहां चलकर पता तो करते हैं, फिर तू देख ले, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। हाँ? वो मेरे फोन काटने लगी, फिर उसने नंबर चेंज किया। फिर भी मैं तैयार था उसको एक मौका देने के लिए। कितनी बार बोला, जो हुआ उसे भूल जा, लेकिन नहीं। जावेद, जानवी भी घर से निकली है और इसी तरफ से आ रही है, यही सही समय है। जानवी यार, कब तक टालोगी यार? गलत कर रही हो जानवी, देखो तुम। गलत मैं नहीं, गलत तुम कर रहे हो इस तरह मेरा पीछा करके। मैं तुम्हें क्लियरली बता चुकी हूँ, अब हमारे बीच में ना कोई रिश्ता है और ना ही होगा। यार मैं सुधरना चाहता हूँ यार, एक चांस दे दो यार प्लीज। क्या कर रही हो? नहीं जावेद, मैं अपने लिए एक ऐसी लाइफ नहीं चूज कर सकती जहाँ मुझे पता है कि आगे जाके मुझे सिर्फ पछतावा होगा। प्लीज
मेरे रास्ते में मत आना, ठीक है? बाय। बाय? क्या बाय क्या बाय? तुम्हारे साथ अच्छी लाइफ बिताने के लिए जेल काटी है मैंने, अब ऐसे बाय बोल के पल्ला नहीं झाड़ सकती तुम। बाय जावेद। जानवी, जानवी, मेरे को बाय बोल के किसको हाय बोलने जा रही हो तुम? हाँ, कौन है वो? तुम्हारी बिरादरी का है? तुम्हारी हैसियत क्या है? नाम क्या है उसका? योगेश दलवी? जॉब करता है? वो सच बोलता है। खुश? अब दफा हो जाओ मेरी नजरों से और सामने मत आना। सही सोचा था मैंने, तुम नहीं सुधर सकते। पहले झूठ पे झूठ, फिर चोरी, और अब ये चाकू लेके आए हो मुझसे बात करने। जानवी, या तो तुम मेरी हो या तो तुम हो ही नहीं। जावेद, जावेद सुनो। हाँ, मैंने जानवी को मार डाला, उसका मोबाइल छीना ये जानने के लिए कि उसका नया बॉयफ्रेंड कौन है और क्या चल रहा है उन दोनों के बीच। और तुझे फोन से कुछ नहीं मिला? कैसे मिलता? उसने सब कुछ मिटा दिया होगा। अपने आप से तो झूठ मत बोल जावेद। मैं सुधरना चाहता था, नई जिंदगी शुरू करना चाहता था जानवी के साथ। मेरा भी हक था। लाइफ इतनी सस्ती नहीं है ना कि कोई भी उठाकर फेंक दे। जैसे कि तूने माजिद की जिंदगी को फेंक दिया खतरे के दलदल में। और अपनी जिंदगी तो तूने पहले ही फेंक दी थी। जो भी हो, लेकिन जानवी मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती थी। जानवी ने सही पहचाना था तुझे। बस जानवी की गलती ये थी कि उसने अपने इस डर को अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ बांटा नहीं। शायद इसलिए क्योंकि उसे तुझसे डर नहीं था। उसे इतना तो पता था कि तू एक झूठे शख्स से एक चोर बन सकता है, लेकिन उसे इतना पता नहीं था कि तू इतना भी गिर सकता है कि एक चोर से एक खूनी बन सकता है, और खून भी उसी का करेगा। क्या हक बनता है अदालत का बीच में आने का? उसने मेरी बच्ची को मार डाला, मैं उसे मार डालना चाहता हूं। क्या अदालत मेरी बच्ची को मुझे लौटाने वाली? हम अदालत में मजबूत चार्जशीट फाइल करेंगे। कोर्ट जावेद को कड़ी सजा देगा। क्या गारंटी है सर कि कोर्ट उसे सजा देगी? हाँ, शायद कोर्ट उसके साथ नरमी से पेश आए, यह कहकर कि पहली बार उसने इतना भयंकर गुनाह किया। और ये मीडिया वाले भटके हुए नौजवान का लेबल देकर उसे सभी के सामने पेश करेंगे। शायद कुछ समय के बाद यह छूट भी जाए। ये खूनी आराम से अपनी जिंदगी जिएगा। पर क्या मुझे मेरी बेटी मिलेगी? जावेद हमारे लिए एक मुजरिम है, कोई भटका हुआ नौजवान नहीं। ये बात हम अदालत के सामने रखेंगे। मेरी बच्ची जिंदगी को गले लगाना चाहती थी। सिर्फ 20 साल की थी सर। वो आसमान को छूना चाहती थी। इस जावेद ने उसे बेरहमी से मार डाला। खुद के साथ साथ तूने माजिद को भी क्रिमिनल बना दिया जावेद। हमारे पूरे खानदान पर क्रिमिनल का ठप्पा लगवा दिया। मुझे जो सही लगा मैंने किया, उसका अंजाम क्या होगा ये मैंने नहीं सोचा। माना मैंने गलती की, माना मुझे नहीं मारना चाहिए था जानवी को, लेकिन जानवी को भी मुझे धोखा नहीं देना चाहिए था। उसका धोखा इतना चुभ रहा है तुझे, और तूने जो हमारे साथ धोखा किया है उसका जरा भी एहसास नहीं है ना तुझे? आज तेरी वजह से हम दोनों ईमानदार और मेहनतकश औरतें खूनी की माँ और खूनी की बहन कहलाती। क्यों मारा तूने जानवी को? जा, क्या मिला तुझे उसे मारकर? सोच इस बारे में। वैसे भी यह बहुत वक्त है तेरे पास सोचने के लिए। जब कोई जुर्म होता है तब मुजरिम और पीड़ित के अलावा उनसे जुड़े लोगों को भी उसकी भरपाई करनी पड़ती है। मुजरिम के परिवार का हर सदस्य तो विरुद्ध भावनाओं के बीच झूल रहा है। एक तरफ उनमें निराशा है क्योंकि उनके किसी अपने ने एक भयंकर जुर्म किया, और दूसरी तरफ उसी मुजरिम के लिए लगाव भी है जो उन्हें उसे बचाने के लिए मजबूर करता है। पीड़ित का परिवार इस गहरे दर्द से समझौता कर रहा है, पर वो अपनी कमर भी कस रहा है अदालत में लड़ने के लिए, ताकि जानवी के साथ न्याय हो। वो जानवी
जो अब कभी वापस नहीं लौटने वाली।